Let's start 3.6 pregnancy and embryonic development. तो बेसिकली आफ्टर इम्प्लांटेशन, यहाँ से आफ्टर इम्प्लांटेशन होता क्या है कि जब ट्रोफोब्लास्ट है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। मतलब ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक कुछ कुछ आ जाता है, फिंगर लाइक। फिर उसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और जो कोरियोनिक विलाई होता है वो टिश्यू से सराउंडेड होता है, चूँकि वो टिश्यू यूट्रस का होता है तो उसको यूट्राइन टिश्यू बोला जाता है। और ब्लड तो रहेगा ही, मैटरनल ब्लड, जो जिसके पेट में बच्चा है उसका ब्लड रहेगा। और जो कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू है वो बिकम इंटर डिजिटेटेड विथ ईच अदर, मतलब वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा कुछ देर बाद कि क्रोनिक विलाई कहाँ है और इंटर यूट्राइन टिश्यू क्या है। मर्ज हो जाएंगे और वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएंगे बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आया? मतलब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कहाँ से बना है? प्लेसेंटा बना है इन दोनों के मर्ज होने से, कोरियोनिक विलाई के मर्ज होने से, किसके साथ? यूट्राइन टिश्यू के मर्ज होने के साथ। और स्ट्रक्चरल इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर, और फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना देंगे जिसको प्लेसेंटा बनेंगे, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में होगा, यानी वो उसको जोड़ के रखेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है प्लेसेंटल विलाई, जिसको कोरियोनिक विलाई भी बोलते हैं ये। और जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करेगा, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। टिश्यू है, एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, डक्ट नहीं है। वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, 3 हार्मोन दिया है, 4 HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो ऑफकोर्स HCG HPL नया है। HCG का फुल फॉर्म यहाँ पे ह्यूमन, HCG का यार लिख दो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन। HPL का ह्यूमन, P से प्लेसेंटल, चूँकि प्लेसेंटा से ही है, और लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये 2 हार्मोन और प्लस जो बेसिक हार्मोन है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। अब ये क्या है कि अब अच्छा यहाँ तक हो गया। अब फिगर में देखते हैं, फिगर में योक सैक के बारे में लिखा है कि योक सैक क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन। सही तो है, एक मिनट। हाँ शायद, पता नहीं ये है कि नहीं, होना तो चाहिए। प्रोवाइड न्यूट्रिशन बिफोर प्लासेंटल फॉर्मेशन। ओवरी क्या हार्मोन से सिक्रेट करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन। ये नीट में आ चुका है, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी रिलैक्सिन हार्मोन प्लासेंटा नहीं सिक्रीट करता है। प्लासेंटा HCG, HPL और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में खुश रहता है। ओवरी जो है बाद में रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में। अच्छा, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी रहता है तो 3 हार्मोन HCG, HPL, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ओवरी और ये प्लेसेंटा, HCG, HPL। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हो रही है तो हार्मोन देखो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो सीक्रेट होंगे। प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी बच्चा पेटी में, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन ये सब बढ़ जाता है। कितने हार्मोन? 5। ऐसे याद करो, PCT और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन याद रखना। P से प्रोलैक्टिन, C से कॉर्टिसोल, T से थायरोक्सिन। PCT ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG, HPL, रिलैक्सिन। ये बस ये तो मान लो प्रेगनेंसी खत्म हो गया फिर भी ये सब रिलीज होते रहते हैं, इन सबका तो ज़रूरत है। ओनली HCG, HPL, रिलैक्सिन। भाई HCG, HPL कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा रहेगा थोड़ी। इंक्रीज प्रोडक्शन हार्मोन इसेंशियल फॉर, अच्छा इनका क्यों प्रोडक्शन बढ़ता है? क्योंकि ज़रूरी है सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ के लिए। सर ज़रूरी है किसका? PCT और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन का। जब इसीलिए ताकि फीटल ग्रोथ हो पाए, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं लाइन पे NCERT की। इम्प्लांटेशन अगर हो गया तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो अपीयर होंगे ट्रोफोब्लास्ट पे। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर वाला पार्ट, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ऐसे ओवरी रहेगा, ऐसे ट्रोफोब्लास्ट पे, ऐसे आउटर
आ जाएंगे और ये इनर सेल मास अपना रहेगा। तो इसी को बोल रहा है कोरियोनिक विलारी, और ये यूट्राइन टिश्यू इसको कवर कर लेंगे ऐसे जाके, बाद में इम्प्लांट हो जाएगा। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other, done है, and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal blood, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा is structural and functional unit between embryo and body of mom. The placenta facilitates the supply of oxygen, oh my god, and nutrient to the embryo, and also removal of CO2 and waste material produced by embryo. भाई ये देखो प्लेसेंटा के बारे में, कनेक्टेड टू एम्ब्रियो, प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है किससे? थ्रू एन इम्बिलिकल कोड। और इम्बिलिकल कोड क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, किससे? एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो से बाहर ले जाने में और अंदर ले आने में। प्लेसेंटा ही है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एम्ब्रियो को। ऑक्सीजन मेन है, खाना मेन है, CO2 निकालना मेन काम है, एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालना मेन काम है, सब प्लेसेंटा करता है। भाई प्लेसेंटा को तुम हटा दो तो क्या क्या नहीं होगा? जो ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं मम्मी से वो फीटस के बॉडी में, वो हट जाएंगे, बच्चा का डेथ बोलना नहीं चाहिए वैसे। ऑक्सीजन हटा दो, बेबी वो फीटस डेथ। न्यूट्रिएंट्स हटा दो, बेबी डेथ, फीटस मर जाएगा। CO2 अगर उसी में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो भी डेथ। वेस्ट मटेरियल आएगा ही नहीं तो डेथ। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन इम्बिलिकल कोड, इम्बिलिकल कोड जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। टू मतलब ले जाना, फ्रॉम मतलब निकालना। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और डक्टलेस हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बाद में मतलब प्रेगनेंसी हो गई 5 महीने 6 महीने बाद कुछ और हार्मोन की जरूरत होती है, रिलैक्सिन की, जो कि ओवरी सेक्रेट करता है। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डन है? कहाँ तक? इन एडिशन इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, PCT और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये तो याद रखना, इंक्रीज हो जाता है। बॉडी में ये सब तो ऑलरेडी रहता है, लेकिन अब एक नया बेबी आपके अंदर है तो बढ़ाना पड़ेगा ना अमाउंट को। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ज़रूरी होता है फीटल ग्रोथ के लिए, मदर के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो हार्मोन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास, अच्छा ये यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो जो इनर सेल मास है, अभी तो आउटर सेल मास पे हम लोग थे, अब इनर पे आ गए। इनर सेल मास जिसको एम्ब्रियो बोला जा रहा है वो डिफ्रेंशिएट होगा, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को एक्टोडर्म, इनर लेयर को एंडोडर्म, मीजोडर्म जो बीच वाला लेयर है। ओके, अब इनर सेल मास के पास स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक मतलब इसी से हम लोग डेवलप हुए हैं। इनके पास पावर है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, किसके पास? स्टेम सेल्स के पास। और स्टेम सेल्स होते कहाँ पे? ये इनर, ये अंदर स्टेम सेल्स हैं, इन्हीं से सारा सब कुछ डेवलप होता है। इनके पास पूरा पावर है कि वो नए टिश्यू ऑर्गन, इन्हीं से जाके हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, हब सब कुछ बनता है। और ये तुरंत इम्प्लांटेशन के बाद होता है। इनर सेल मास को ही एम्ब्रियो भी बोला जा रहा है। सॉरी। अब इनर सेल मास तो अब ऑर्गन को डेवलप करना शुरू कर देगा, तो फिर क्या क्या होगा? आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद सबसे पहले तो दिल बनेगा, एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, क्योंकि हार्ट का होना जरूरी है, बॉडी को पंप करेगा ऑर्गन ऑफ कोर्स। तो बेबी ग्रो करने की लाइन में आ गया, ये पहला साइन है कि ठीक है प्रेगनेंसी होगी, दिल बन गया यानी बेबी सही, ग्रोथ सही हो रहा है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लोग चेक करते हैं, सुनते हैं। अब एंड ऑफ सेकेंड मंथ, दूसरा महीना ख़त्म होते ही लिम्स और डिजिट्स, बड़े बड़े चीज़ लिम्स और डिजिट्स आएंगे, तभी तो एक फीटस का शेप आएगा, पैर और हाथ आएंगे, तभी तो एक लगेगा कि हाँ बच्चा है। फिर एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स यानी एक महीने में 3 हफ्ते होते हैं, 3 या 4,
4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं, 28 दिन लेके चलो तो 4, तो 12 वीक्स यानी 3 मंथ्स, जिसको फर्स्ट ट्राईमेस्टर, ट्राई मतलब 3 मंथ, पहला ट्राईमेस्टर यानी एंड ऑफ 12 वीक यानी तीसरे महीने के अंत में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी फॉर्म हो जाते हैं, कब? तीसरे महीने के अंत में, फर्स्ट ट्राईमेस्टर। चौथा छोड़ दिया, पाँचवें महीने तक जब लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन फॉर्म हो गया तो फीटस का मूवमेंट ऑब्जर्व होगा, हेड पे हेयर आएंगे, 5वें महीने पे हेयर पे मतलब हेड पे हेयर आएंगे, और एंड ऑफ 24 वीक्स, 24 बाई कितना 4 कर दो, तो 6 मंथ, 5वें मंथ, 6ठे मंथ मतलब जस्ट अगले महीने, एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, बॉडी पूरी कवर होगी फाइन हेयर से, आंखें खुल जाएंगी भाई 6ठे महीने में, आईलिड सेपरेट, आई लैसेस फॉर्म्ड। पहले देखो 5th मंथ में पहले जब सबसे पहले हेयर पे मतलब हेड पे हेयर आएगा, सॉरी, सबसे पहले हेड पे हेयर आएगा, अगले महीने पूरे बॉडी पे हेयर आ जाएंगी, ऐसे समझो, सर से शुरू होगा, फिर 6ठवें महीने में यानी 24वें हफ्ते के अंत में पूरे बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, आँख खुल जाएगी, आईलिड सेपरेट, आई लैसेज वो सब फॉर्म हो जाएंगे। बस पहले ना पार्चुरेशन देख लेते हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, सॉरी, पार्चुरेशन जिसको चाइल्ड बर्थ बोला जा रहा है, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ द फिटस, पार्चुरेशन मतलब बेबी जब बाहर आ रहा है तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फिटस, जिसको बेसिकली चाइल्ड बर्थ बोला बोला जा रहा है। इसका थोड़ा मैकेनिज्म है, पहले क्या होगा, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे 9 मंथ के अप्रॉक्स हो गए तो यूट्रस में ना कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेज, एक्सपल्सन ऑफ फिटस, जैसे जैसे ये सपोज करो ये लेडी है तो यूट्रस में ना पूरा गंदा वाला कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा ताकि बेबी बाहर आ जाए, तो एक्सपल्सन ऑफ फीटस होगा। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको बोला जा रहा है। अब अब क्वेश्चन आएगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया कहाँ से, 9 मंथ हो गया, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ये कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं, तो सिग्नल मिलेगा कहाँ से कि पहला तो फीटस फुल्ली डेवलप हो गया है, फीटस फुल्ली डेवलप हो गया और जो उससे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, 2 चीज़ों से आएगा, ऑप्शन में रहेगा फुल्ली डेवलप फीटस, प्लेसेंटा, मदर, या बोथ, बोथ 1 and 2, तो बोथ फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा। यहाँ से क्या होगा ना कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, फीटस अगर फुल्ली डेवलप है बाहर आना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा यूट्रस में, उससे क्या होगा ना कि एक हार्मोन निकलेगा जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन वही काम करता है, कहाँ से निकलेगा ऑक्सीटोसिन, मैटरनल पिट्यूटरी से, मदर के ब्रेन से, मदर, बेबी नहीं, ये नहीं कि बच्चा को बाहर आना है तो बच्चा का ब्रेन में गया तो बच्चा का ब्रेन ही ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, नहीं, जिसके बॉडी में वो है उसके बॉडी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा, ऑक्सीटोसिन तुरंत आएगा यूट्रस के मसल पे एक्ट करेगा, जैसे ही यूट्रस के मसल पे एक्ट किया तो ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा तो और ऑक्सीटोसिन आएगा, स्टिमुलेट फर्दर सेक्रेशन ऑफ एरो दिए ऑक्सीटोसिन, मतलब थोड़ा अमाउंट में ऑक्सीटोसिन आया तो उसे और ऑक्सीटोसिन आएगा, और ऑक्सीटोसिन, ये साइकिल चलता जाएगा, एक ही बार इतना ऑक्सीटोसिन आ जाएगा कि बच्चा बाहर ही आ जाएगा। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन, दोनों आपस में स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स जुड़े हुए हैं, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर लीड टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस, बेबी बाहर आ जाएगा यूट्रस के थ्रू बर्थ कैनाल, और इसको पार्चुरेशन कहते हैं। और जैसे ही बेबी बाहर आएगा तो बेबी से जो जुड़ा हुआ प्लेसेंटा है, जो स्ट्रक्चरल एंड सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट है, वो भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, अब लैक्टेशन पे चलते हैं, ये तो पार्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड है वो डिफ्रेंशिएट होने लगा, मैच्योर होने लगेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब धीरे धीरे होता है क्योंकि उसको पता है कि बेबी बाहर आ जाएगा तो उसको फीड कराना है। जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड होगा तो वो जो ब्रेस्ट है वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसको लैक्टेशन बोलते हैं, डन है। कोलेस्ट्रम,
जिसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती है एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबी मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज होती है बेबी का इम्यूनिटी डेवलप करवाता है। अगर कोई बीमारी हुआ तो ये मेन मम्मी से जो आया है, ये इसी मिल्क के थ्रू आया है, जो कि कोलेस्ट्रम बोलेंगे। यहाँ पे थे ना, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन हो गया, इनर सेल में जिसको एम्ब्रियो बोला जा रहा है डिफ्रेंशिएट करेगा। आउटर लेयर में जिसको एक्टोडर्म बोला जा रहा है, इनर लेयर में जिसको एंडोडर्म बोला जा रहा है, मीजोडर्म सूट अपीयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये वाला पार्ट डन है। इट नीड्स दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू। आया समझ में? यही तीनों लेयर सारे टिश्यू के जन्म देंगे। इट नीड्स टू बी प्रेसिसाइड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, जिसके पास पोटेंसी होती है कि वो सारे टिश्यू और ऑर्गन को ग्रोथ करा दे। भाई इसमें पोटेंसी होती है कि सारे टिश्यू को और ऑर्गन को बना दे। याद रखना ना, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म के लिए भी लिखा है कि 3 लेयर हैं जो ऑल टिश्यू को वो करते हैं। ओके, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहला मंथ में क्या था कि दिल बनेगा। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, सबको पता है। डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट देख लेना। इन ह्यूमन बीइंग पहले मंथ के बाद एम्ब्रियो का दिल बनता है, दूसरे मंथ के बाद दूसरा बड़ा चीज़ यानी हाथ पैर। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस मे बी नोटिस बाई लिसनिंग टू हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। ये डन है यहाँ तक। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट्स डन है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, तीसरे महीने पे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, जैसे कि लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। पहला मूवमेंट होता है फीटस का एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर। तो ना बच्चा लात मारता है कब? 5वें महीने में। एंड फीटस अपीयरेंस ऑन हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने में पहला मूवमेंट होगा तो वो बम्प आता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड 5वें महीने का। अगले का है 24 हफ्ते यानी 6th मंथ तक सब कुछ हो जाएगा। बॉडी पे हेयर आ जाएंगे, आईलिड खुल जाएंगे, आईलेस फॉर्म। 9 मंथ पे प्रेगनेंसी पे फ्यूटस फुल्ली डेवलप रेडी फॉर डिलीवरी हो गया। यहाँ तक आईलिड सेपरेट सारा कवर हो गया। एक लाइन छूटा था कि दिस 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट। यहाँ पे कहीं लिख नहीं पाया, नो प्रॉब्लम। पार्चुरेशन में देखते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड छूट गया है क्या? लिखे नहीं है, लेकिन गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसको खाना दिया जाता है, उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये लाइन एडअप कर लेना, यहाँ पे जगह है, हो जाएगा। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्जन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में एंड ऑफ प्रेगनेंसी पे, तो डिलीवरी होगा फीटस का। डिलीवरी ऑफ फीटस चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पूछ देगा भाई, न्यूरॉन, ब्रेन और हार्मोन दोनों इन्वॉल्व है। लिखे नहीं है क्या? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरॉन भी, नर्व, ब्रेन, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व है भाई। बच्चा है उतना भारी पेट में। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। दो चीज से सिग्नल आएगा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, प्लासेंटा से। जैसे कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन एक्ट होगा यूट्राइन मसल पे जिससे स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो स्टिमुलेट करेगा आगे का ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। फिर जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, अगेन ऑक्सीटोसिन वही काम करवाएगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, result in stronger leads to expulsion of baby out of uterus through the birth canal parturition। बर्थ कैनाल में कौन कौन इन्वॉल्व है आप लोग बताना। मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडर को डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डिफ्रेंसिएशन जाता है। फिर मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। गेस्टेशन में क्या होता है कि वो 9 मंथ तक डेवलप होता है, लैक्टेशन में मिल्क प्रोड्यूस होता है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न।
द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एसेंशियल है रेसिस्टेंस के लिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। भाई इम्यूनिटी डेवलप होगी, डिजीज से फाइट करने के अगेंस्ट रेसिस्टेंस आएगा। बोला जो जितना ज़्यादा दूध पिया रहता है उतना स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्टेटमेंट यूज होते हैं, इसीलिए क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें बेबी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज होती हैं डिजीज से फाइट करने के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।